हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इकरा फिजिक्स में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अभी तक जो आपने मोशन पढ़ा, अभी तक जितने भी सवाल आपने लगाए हैं वो सारे हॉरिजॉन्टल सर्कल के थे। मतलब कि जो भी सर्कुलर मोशन हो रहा था वो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर हो रहा था। लेकिन आज के लेक्चर में जो हम सवाल देखेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, वो सारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के होंगे। मतलब मोशन कुछ इस तरीके से वर्टिकल सर्कल के अंदर हो रहा होगा। जैसे आपने वो झूला देखा है ना, उसी तरीके का कुछ मोशन हो रहा होगा। जो भी सवाल हम आज के लेक्चर में देखेंगे, ओके। तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, जो भी हमने पढ़ा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के अंदर उसी की ही एप्लीकेशन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कई लोग इसे वर्क पावर एनर्जी के अंदर पढ़ाते हैं, लेकिन वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक्चुअल में सर्कुलर मोशन का पार्ट है। तो अगर अच्छे से समझना है तो उसको सर्कुलर मोशन में ही आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक सवालों से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाते जाते इतने बढ़िया बढ़िया सवाल हम देखेंगे तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, बेसिक से लेके एडवांस तक, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। क्या सवाल है समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास क्या सिचुएशन है कि एक 2 किलोग्राम का मास है और ये एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है जिसकी लेंथ है मेरे पास 2 मीटर और ये स्ट्रिंग यहां से हिंज्ड है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। दिस इज माय massless स्ट्रिंग और इस स्ट्रिंग से एक 2 किलोग्राम का मास अटैच्ड। मुझसे सवाल में इतनी सी बात पूछी है कि भैया इस स्ट्रिंग के अंदर इस वक्त टेंशन क्या होगी। तो सिंपल सी बात, एनएलएम में हमने यही तो किया है। इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जिसकी वैल्यू होगी 20 न्यूटन। ऊपर की तरफ लग रही होगी टेंशन, तो जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20 न्यूटन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं। क्या वेरिएशन है कि वही 2 मीटर लेंथ की स्ट्रिंग और वही 2 किलोग्राम मास जो कि इस स्ट्रिंग से अटैच्ड है, और अगेन मैंने इस स्ट्रिंग को यहां से हिंज्ड कर दिया, यहां से हिंज कर दिया इस स्ट्रिंग को। और अब मैंने क्या किया कि इस मास को इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकेंड। अब मुझसे ये बात पूछी है कि इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या हो। अब अगेन वही बात कि इसके पास वेलोसिटी इधर, तो ये एक कुछ इस तरीके से सर्कुलर मोशन करने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है सबसे पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन। एक और फोर्स जो लग रहा होगा वो होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच विल बी इन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा विच इज mv स्क्वायर बाय r। यस और नो। तो mv स्क्वायर बाय r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू 2, v की वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय r है 2, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। अब टेंशन पूछी है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसे ही लगाया तो ऊपर का फोर्स विल बी इक्वल्स टू नीचे का फोर्स, तो 20 प्लस 100, तो टेंशन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120 न्यूटन। यस और नो। चलिए अब थोड़ा सवाल में और वेरिएशन लेके आते हैं। अब हमने क्या किया कि जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा था पहले हमने यहां पे चीजों को एनालाइज किया। पहले हमने यहां पे चीजों को एनालाइज किया। अब ये थोड़ा आगे पहुंच गया सर्कल के अंदर और इसने वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल बनाया और अब इसके पास लग से 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, स्पीड है। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि व्हाट विल बी द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। निकाल लेते हैं। सबसे पहली बात, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एक टेंशन फोर्स, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा एक
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसकी वैल्यू होगी mv²/r। m के अंदर कोई चेंज नहीं, v के अंदर कोई चेंज नहीं, r के अंदर कोई चेंज नहीं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आएगा वो आएगा 100 न्यूटन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आएगा? 100 न्यूटन। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 न्यूटन। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके कंपोनेंट ले रहा हूं इन दी रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये 20 न्यूटन, ये एक्सिस वर्टिकल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये एंगल भी मेरे पास कितना होगा? 37 डिग्री। तो ये होगा 20 cos 37 which is 20 into 4/5, 5 1s are 5 4s are, this will be 16 न्यूटन। तो जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ 116 न्यूटन, तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी 116 न्यूटन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। बिल्कुल बेस बना रहे हैं, जो हम आगे आने वाले सवाल बनते हैं, आगे आने वाले जो भी सवाल बनेंगे उनका बेस बना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पूरे सर्कल के अंदर अलग अलग पॉइंट पे टेंशन निकालना सीख रहे हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इस पॉइंट को। अब मैंने क्या किया, इसको घुमाते 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 यहाँ पे कहीं पे ले गया, और नेक्स्ट जो हमारा सवाल है वो है ये कि अब पहले यहाँ पे था, अब इसको घुमाते 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 सर्कल के अंदर मैं यहाँ पे ले गया। इसके पास यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, अगेन 2 मीटर और 2 किलोग्राम का मास है। अब मुझे बताओ कि इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन होगी। तो अगेन रेडियल डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा 100 न्यूटन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लग रहा होगा mg। ये एंगल अगर 53 डिग्री है तो ये एंगल भी मेरे पास 53 डिग्री होगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा mg cos 53। अच्छा, mg की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी? 20। तो इस डायरेक्शन में आएगा 20 इंटू cos 53। cos 53 होता है 3/5, 5 1s are 5 4s are, this will be 12 न्यूटन। एक और फोर्स जो रेडियल डायरेक्शन में लग रहा होगा वो होगा टेंशन। अब क्योंकि मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, तो रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स विल बी 0। रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 मतलब इस तरफ लग रहा है 100 न्यूटन और इस तरफ लग रहा है t + 12। तो t की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 100 - 12 which is 88 न्यूटन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर मुझे पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी पॉइंट पे स्पीड पता है तो उस पॉइंट के ऊपर टेंशन क्या होगी स्ट्रिंग के अंदर, मैं ये बात निकाल सकता हूं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारे पास? क्या बोला है? and is released from the position shown when string becomes vertical fine। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक मासलेस स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या है? एक मासलेस स्ट्रिंग, इसकी लेंथ मेरे पास L है और इस स्ट्रिंग को मैंने यहां से हिंज्ड कर दिया। यहां से हिंज करके इसके दूसरे एंड पे मैंने एक मास लटका दिया M, जिसको हम बॉब भी बोलते हैं। एक बॉब लटका दिया जिसका मास है M, और यहां से इसको मैंने रिलीज किया। अब जैसे ही रिलीज करूंगा ये सर्कुलर मोशन करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए करते हुए यहाँ पे आएगा। और मुझसे सवाल में बात ये पूछी है, क्या बात पूछी है कि जब ये यहाँ पहुंच जाएगा मतलब स्ट्रिंग वर्टिकल हो जाएगी, तब अलग अलग चीजें पूछी है।
पर सबसे पहली जो चीज मुझसे पूछी है वो है कि यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी। अब बात को समझो कि यहां से लेके यहां तक इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है टेंशन टी, एक फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज mg। यस और टेंशन का वर्क डन तो हमेशा जीरो होगा, क्यों? क्योंकि टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। mg हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर मेरे पास सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक मेरे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूं। क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? Ki प्लस Ui इट इज इक्वल्स टू Kf प्लस Uf। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसको वहां से रिलीज किया है, रिलीज किया है मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। लेट्स से मैं ये जो लेवल है इसको लेवल मान रहा हूं रेफरेंस लेवल, जहां पे मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। मैं अपने हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी जहां पे जीरो होगी वो रेफरेंस लेवल मान सकता हूं। हमने यही बात देखी है वर्क पावर एनर्जी के अंदर। तो ये जीरो लेवल, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल हाइट से मतलब है। जब ये वर्टिकल हो जाएगा तो ये जो हाइट आएगी ये आएगी एल। तो जीरो लेवल से कितना ऊपर है एल, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एम जी इंटू एल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेट्स से जो स्पीड है वो है v 1/2 mv² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनली वो जीरो लेवल पे आ गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। m से m गया, जो स्पीड आएगी वो आएगी रूट 2gl। So this would be the answer of first question. अगली चीज मुझसे क्या पूछी है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर स्पीड आ गई तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है? v²/r that would be the centripetal acceleration। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन which is v²/r। यहाँ पे r की जगह क्या हो जाएगा? l। v की वैल्यू कितनी है? √2gl, तो इसका स्क्वायर करूंगा 2gl डिवाइडेड बाय l, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा 2g। कोई डायरेक्शन पूछ ले तो इस डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, और अगर रेडियल डायरेक्शन पूछे तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आंसर हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमसे क्या पूछा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब बात समझो कि इस पॉइंट के ऊपर कोई भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स है क्या? या तो फोर्स या फोर्स का कोई भी कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में है क्या? नहीं है। कैसे? क्योंकि इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ लग रही है टेंशन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है mg। तो कोई भी फोर्स या उसका कोई कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में नहीं है, और अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो टेंजेंशियल फोर्स जीरो, और टेंजेंशियल फोर्स जीरो तो हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर हो जाएगा 80, तो वो कितना हो जाएगा? जीरो। फोर्थ पार्ट नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन, जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ए नेट भी हमारे पास कितना आ जाएगा? which is equals to AC which is equals to 2g। कोई डायरेक्शन पूछ ले तो इस डायरेक्शन में हमारे पास होगा नेट एक्सेलरेशन। अगला सवाल क्या है? टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। इस पॉइंट पे टेंशन पूछी है, तो अभी तो निकालना सीखा हमने टेंशन। तो ऊपर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ mg, और नीचे की तरफ ही हमारे पास आ गया mv²/l। तो T की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी mg प्लस mv²/l। यस और नो? v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू कितनी है? √2gl। तो mg प्लस m 2gl डिवाइडेड बाय l। इससे ये गया, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा,
इट विल बी इक्वल्स टू 2mg प्लस mg विच इज इक्वल्स टू 3mg। तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी 3mg। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। देखा, अभी हमने टेंशन निकालना सीखा, उसकी एप्लीकेशन आ गई कि यहाँ पे टेंशन कितनी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके का थोड़ा सा मॉडिफाइड सवाल है। इसी तरीके का एक और सवाल सॉल्व करते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे हम बेस क्रिएट कर रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन का। ओके, चलिए देखते हैं क्या सवाल है हमारे पास। वही सवाल है। अब मुझसे सवाल में क्या बात पूछी है कि ये यहां से रिलीज कर दिया गया। अब किसी एंगल थीटा पे जो वर्टिकल से थीटा एंगल बन रहा होगा, तब ये सारी चीजें वापस निकालो। निकाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन है मेरे पास। लेट्स से मेरे पास कुछ इस तरीके से सिचुएशन है। जब इसकी पोजीशन ये हो जाएगी एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल, इस पॉइंट के ऊपर मुझे सारी चीजें निकालनी है जो हमने पहले। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो स्पीड होगी हमारे पास टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, चलिए ये एल है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट। अगेन वही बात, सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस है तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या बोलता है, के आई प्लस यू आई इट इज इक्वल्स टू के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान रहा हूँ। दिस इज द पॉइंट फॉर दी, कहाँ लिखूं, ये जो लेवल है मेरे पास, दिस इज द पॉइंट फॉर दी जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये एल है और ये भी मेरे पास एल है, तो ये वाला जो हाइट हो जाएगी ये हो जाएगी एल कॉस थीटा। तो ये एल कॉस थीटा हो जाएगी, तो ऊपर की तरफ है mg, तो mg एल कॉस थीटा, mg इंटू एल कॉस थीटा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि वो जीरो लेवल पे आ गया। ठीक है, तो ये m से ये m गया, तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट 2gl cos थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। यहाँ पे जो स्पीड होगी वो होगी रूट 2gl cos थीटा। नेक्स्ट चीज मुझसे पूछी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए क्या करो, v स्क्वायर बाय r, यहाँ पे r की जगह क्या हो जाएगा l, तो ये हो जाएगी 2gl cos थीटा डिवाइडेड बाय l, इससे ये गया, तो इट विल बी 2g cos थीटा। दिस वुड बी आंसर फॉर सेकंड। तीसरी चीज मुझसे पूछी है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या इस बार टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, बिल्कुल होगा। चलिए देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्स लग रहे हैं। इस डायरेक्शन में लग रहा है टेंशन T और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg। अब बात को समझो, ये है वर्टिकल डायरेक्शन और अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा। इस mg के दो कंपोनेंट, इस तरफ आएगा mg cos थीटा, इस तरफ आएगा mg cos थीटा, और इस तरफ आएगा mg sin थीटा। तो इस तरफ आया mg sin थीटा, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स है वो है mg sin थीटा। और अगर मुझे यहां लिख लेते हैं थर्ड पार्ट, अगर मुझे टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मास, तो फोर्स कितना है mg sin थीटा डिवाइडेड बाय मास कितना है m, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा g sin थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट मुझसे पूछा है नेट एक्सेलरेशन। तो फोर्थ पार्ट के लिए ए नेट जो होगा वो होगा रूट ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर।
इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ AC कितना आया मेरे पास 2g cos थीटा, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो 4g स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 80 कितना है g sin थीटा, तो इट विल बी g स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां से आप क्या कर सकते हो 2g cos थीटा प्लस g sin, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यही हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट चीज जो मुझसे पूछी है वो पूछी है टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। तो टेंशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रेडियल डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा वो लगा mv स्क्वायर बाय r। तो रेडियल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, इस तरफ टेंशन, इस तरफ mg cos थीटा और इसी तरफ mv स्क्वायर बाय r। रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो करूंगा तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि टेंशन विल बी इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा, यस और नो। v की वैल्यू कितनी आई थी, v स्क्वायर की 2g cos थीटा, तो m इंटू 2g cos थीटा, सॉरी v की वैल्यू आई थी 2gl cos थीटा, v स्क्वायर की 2gl cos थीटा, और यहाँ पे रेडियस कितनी है l, दिस विल बी l प्लस mg cos थीटा, ये l से ये l गया तो इट विल बी 3 mg cos थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब आपने ये सवाल कर लिया तो आपसे चाहे कुछ भी पूछ ले कि यहाँ से 37 डिग्री होगा तब क्या ये सारी चीजें होगी, क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, क्या टेंजेंशियल फोर्स होगा, क्या नेट एक्सेलरेशन होगा, क्या नेट फोर्स होगा, सारी चीजें आप निकाल सकते हो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है मेरे पास, क्या बोला है, फाइंड हाइट फ्रॉम ग्राउंड व्हेन पार्टिकल लीव्स हेमिस्फीयर। सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक हेमिस्फीयर है और मैंने क्या किया, एक स्मूथ हेमिस्फीयर है, ये जो हेमिस्फीयर है ये स्मूथ, ठीक है, और यहां से इसको मैंने हल्का सा स्लाइट पुश दिया। मैं अगर ये वर्ड बोल रहा हूं स्लाइट पुश, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी हल्की सी जीरो से हल्की सी ज्यादा होगी। यहां से इसके पास इस टाइम जो स्पीड होगी वो होगी जीरो से हल्की सी ज्यादा। अब देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये पूरा चल चल के इधर आ जाए, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि ये आधा जाए उसके बाद कांटेक्ट लूज कर जाए। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि फॉर एग्जांपल ये यहां से एट एन एंगल थीटा जब यहां पे आया तो इसने यहां से कांटेक्ट को लूज कर दिया। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि ये हाइट कितनी होगी, व्हाट विल बी दिस हाइट व्हेन दिस बॉल लूजेस द कांटेक्ट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। और यहाँ पे आपको लेट्स से बॉल का मास भी दे रखा है m। ओके चल समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से चीजें हो रही होगी। सबसे पहली बात, यहां से यहां पे जब वो आएगी तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी, क्या हम वो स्पीड निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच इज KI प्लस UI, इट इज इक्वल्स टू KF प्लस UF। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हल्का सा पुश दिया तो वेलोसिटी जीरो से हल्की सी ज्यादा है, बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम उसको जीरो ही लेके चलेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लेट्स से मैं क्या कर रहा हूं, इसी को ही जीरो लेवल मान रहा हूं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी मेरे पास कितनी हो गई, जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास है स्पीड v, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अब बात को समझो कि ये मेरे पास r है
तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, यस और नो। तो ये जीरो लेवल से कितना नीचे आया r माइनस r cos थीटा, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहली बात नेगेटिव में आएगी, विच इज mg r माइनस r cos थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इसको इधर लिया तो ये कितना आ जाएगा mgr माइनस mgr cos थीटा इट इज इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, तो m से m और ये m गया तो v की जो वैल्यू आई gr कॉमन ले लो, रूट gr इंटू 1 माइनस cos थीटा, रूट 2gr, ये 2 इधर जाएगा तो रूट 2gr इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये यहाँ पे स्पीड। अब यहाँ पे अगर ये कांटेक्ट को लूज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर फोर्सेस बनाऊं तो ऊपर की तरफ लग रहा नॉर्मल, ऊपर की तरफ ही लग रहा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mv स्क्वायर बाय r, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा mg, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा mg। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो इसका ये कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा। तो मैं क्या इक्वेशन लिख सकता हूं, n प्लस mv स्क्वायर बाय r इट इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। तो ये n तो मेरे पास हो जाएगा 0, और v की m से n गया तो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट rg cos थीटा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। दोनों ही v बता रही है तो दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये क्या बनेगा रूट rg cos थीटा इट इज इक्वल्स टू रूट 2gr 1 माइनस cos थीटा। रूट से रूट गया, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो रूट से रूट चला जाएगा, है ना। बात को समझो, ज्यादा ज्ञान मत देना इसमें, जैसे रूट से रूट नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए रूट आरजी से रूट आरजी गया तो ये बचा cos थीटा इट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 cos थीटा। ये इस तरफ आएगा तो 3 cos थीटा इट इज इक्वल्स टू 2, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। और अगर cos थीटा की वैल्यू 2/3 आ गई तो ग्राउंड से ये हाइट पूछी है, तो ये हाइट कितनी होगी r cos थीटा, तो ये हाइट r cos थीटा कितनी हो जाएगी 2r/3। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी कि अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है तो मैं किसी और पॉइंट पे जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, किसी और पॉइंट पे वेलोसिटी मैं आराम से निकाल सकता हूं बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी पता है तो किसी भी पॉइंट पे टेंशन या नॉर्मल की वैल्यू मैं आराम से निकाल सकता हूं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और दो स्टैंडर्ड केसेस को समझने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर जो सबसे पहला स्टैंडर्ड केस है उसके हमारे पास 3 एग्जांपल्स है। मतलब स्टैंडर्ड केस किसके, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब यहां से स्टार्ट हुआ और पूरा ऊपर जाके वापस आए, इस तरीके का कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अगर मैं ये चाहता हूं तो क्या क्या कंडीशन उसके पीछे हो, क्या क्या वेलोसिटी मैं उसको दूं डाउनवर्ड पोजीशन पे, ये सारी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके भी हमारे पास 2 केस है। उसके अंदर सबसे पहला केस देखते हैं और उसके क्या क्या एग्जांपल्स बन सकते हैं वो केस देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन बन रही है। ओके, चलिए मैं आपके सामने 2 एग्जांपल्स रख रहा हूं और इन दोनों एग्जांपल्स को समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इनमें जो सिचुएशन बनेगी, जो क्राइटेरिया बनेगा, क्या वो सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा। सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है,
कि एक मासलेस स्ट्रिंग क्या है, मासलेस स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के एक एंड पे मेरे पास एक एम मास का बॉब को लटका दिया गया और इसको यहां से हिंज कर दिया गया। ओके, चल दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, मेरे पास क्या है कि एक स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस है। क्या है, स्मूथ हेमिस्फेरिकल सरफेस, और इसके बॉटम पॉइंट पे मैंने एक एम मास को रख दिया। अब बात को समझो कि इन दोनों चीजों में, इन दोनों एग्जांपल्स में कॉमन क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं, ये स्ट्रिंग है ना, अगर मैं इसको हल्की सी वेलोसिटी देता हूं तो ये थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वापस आ जाएगा। अब थोड़ी वेलोसिटी और ज्यादा देता हूं तो ये यहां जाएगा फिर ये वापस आ जाएगा। अब थोड़ी वेलोसिटी और देता हूं तो ये यहां जाएगा, हो सकता है अब सर्कुलर मोशन ना करे, ये ऐसे आ जाए। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग स्लैक हो सकती है। इसके पीछे का कारण क्या है समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं लोअर क्वाड्रेंट में बात करूं तो यहाँ पे जैसे ही ये वेलोसिटी 0 होती है और ये स्ट्रिंग को छोड़ के जाने की बात करता है तो स्ट्रिंग एक पुलिंग फोर्स लगाएगी। मतलब जैसे ही ये सर्कुलर मोशन को छोड़ने की बात करता है तो स्ट्रिंग एक पुलिंग फोर्स लगाएगी, और पुलिंग फोर्स लगाएगी तो इसको वापस सर्कल में लेकर आ जाएगी। यस और नो? तो यहां से लेके यहां तक क्या बात है कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या फिर रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में एक टेंशन लग रही है जो कि इसको सर्कुलर मोशन में ला सकती है। यस और नो? अब बात समझो, लेकिन अगर मैं ऊपर वाले सर्कल की बात करूं, मतलब यहां से ऊपर वाले सर्कल की बात करूं, तो जैसे ही ये नीचे आना चाहेगा, जो स्ट्रिंग है वो ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा पुलिंग फोर्स लगाती है। इसका जो फोर्स होता है वो, उसका जो नेचर होता है वो पुल नेचर का होता है, वो पुशिंग फोर्स नहीं लगा सकती। तो जैसे ही अगर ऊपर वाले सर्कल में वेलोसिटी 0 होती है तो ये इसको इस तरफ धकेल नहीं सकती, और धकेल नहीं सकती तो ये सर्कुलर मोशन को छोड़ के नीचे आ जाए। सेम गोस फॉर दिस। अगर इस केस में, मतलब अगर ये लोअर सर्कल के अंदर वेलोसिटी 0 होती है तो ये सर्कुलर मोशन कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लगने वाला नॉर्मल इसको सर्कुलर मोशन करने पे मजबूर करेगा। लेकिन अगर अपवर्ड सर्कल में ये सर्कल को छोड़ के बाहर जाना चाहता है तो क्या होगा कि ये जो नॉर्मल है इसका नेचर है पुशिंग नेचर, ये पुल नहीं कर सकता, और अगर पुल नहीं कर सकता तो ये अगर नीचे आना चाहेगा तो वो नीचे आ जाएगा, उसको वापस खींच नहीं सकता नॉर्मल। तो दोनों केसेस में क्या बात है कि दोनों केसेस में ये जो m मास का पार्टिकल है ये सर्कल को छोड़ सकता है किसी ना किसी पॉइंट पे, ये कॉमन है। तो दिस इज आवर केस नंबर 1, जहां पे जो पार्टिकल है दैट इज नॉट कंस्ट्रेंट टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन, मतलब इन बिटवीन सर्कुलर मोशन को छोड़ा जा सकता है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। तो जो चीज मैं इसके लिए डिराइव करूंगा वही चीज इसके लिए भी रहेगी, जो चीज इसके लिए डिराइव करोगे वही चीज इसके लिए भी रहेगी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके मोशन को एनालाइज कर रहा हूं। और ये बात मैं हवा में नहीं बोली कि लोअर क्वाड्रेंट में ये सर्कुलर मोशन को नहीं छोड़ेगा, आगे जाके इस बात को प्रूव भी करूंगा आपके सामने। ओके, चलिए अब बात को समझो कि मैं क्या कर रहा हूं, इस एग्जांपल को ले रहा हूं और इसके बेसिस पे कोई कोई कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ एनालिसिस करने का ट्राई कर रहा हूं इसके मोशन को समझने के लिए। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात क्या है, मेरे पास क्या है, अगेन वही स्ट्रिंग है। लेट्स से इसकी जो लेंथ है वो है L और इसका जो मास है वो है M। अब बात समझो कि इन बिटवीन अगर मैं किसी पॉइंट पे देखूं, मैंने क्या किया कि यहां से इसको u वेलोसिटी दी, यहां से इसको u वेलोसिटी दी, और इन बिटवीन एट एन एंगल थीटा इसके पास लेफ्ट से इस डायरेक्शन में स्पीड है v1। ये मेरा a पॉइंट और ये मेरा b पॉइंट।
मैं क्या कर रहा हूं, इसके मोशन को एनालाइज कर रहा हूं बिटवीन ए एंड बी। अगर मेरे पास लोअर क्वाड्रेंट में मेरे पास मोशन है तो उसका मोशन किस तरीके से होगा उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ मोशन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, चलिए अब बात को समझेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक टेंशन लग रहा है, एक mg लग रहा है, इस डायरेक्शन में ये एंगल थीटा तो mg cos थीटा, इस डायरेक्शन में क्या होगा mg sin थीटा, यस और नो। और बाहर की तरफ एक लगेगा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज mv1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, यस और नो। अब टेंशन की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी mg cos थीटा प्लस mv1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, यस और नो। अब बात को समझो कि इस तरफ है इसकी क्या स्पीड, और इस तरफ इसके ऊपर लग रहा है mg sin थीटा। और क्या ये mg sin थीटा हमेशा ही लगेगा? जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे थीटा बढ़ेगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा mg sin थीटा बढ़ेगा। इसका मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ेगा। इसका मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी जो स्पीड होगी वो कम होगी, यस और नो। अगर किसी पॉइंट पे स्पीड जाके जीरो भी हो जाती है, अगर किसी पॉइंट पे स्पीड जाके जीरो भी हो जाती है तो टेंशन तो मेरे पास रहेगी ही सही ना, विच इज mg cos थीटा। ये तो जीरो होने से रहा, ये जीरो कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। मैं उससे जस्ट पहले पहले की बात कर रहा हूं। अगर किसी पॉइंट पे स्पीड जाके जीरो हो जाती है तो टेंशन मेरे पास रहेगा mg cos थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो फॉर एग्जांपल यहां पे कहीं जाके स्पीड जीरो हो गई, इसके पास इस तरफ टेंशन, नीचे mg, इस तरफ mg sin थीटा, तो अगेन ये सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कल को नहीं छोड़ेगा, सर्कल को छोड़ेगा तब जब हमारे पास टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो लोअर क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है कि सर्कल को नहीं छोड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा हमारे पास cos थीटा कम होगा, cos थीटा कम होगा प्लस स्पीड भी कम होगी। तो जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा लोअर क्वाड्रेंट में वैसे वैसे स्पीड भी कम होगी और टेंशन भी कम होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि एज थीटा इंक्रीजेस v decreases and tension also decreases. I hope this thing is clear. Okay, चलिए अब लेट्स से मैंने ये बात कही कि मैंने इसको वेलोसिटी इतनी दी कि ये ऊपर वाले क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो अब मैं एनालिसिस कर रहा हूं मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द अपर क्वाड्रेंट दैट इज फ्रॉम B to C. नेक्स्ट इज एनालिसिस ऑफ मोशन फ्रॉम B to C. ये हमारा B और ये टॉप मोस्ट पॉइंट हमारे पास है C. लेट्स से वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे अगर मैं बात करूं कि ये यहाँ पे, तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। लेट्स से इस डायरेक्शन में टेंशन T, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ये थीटा तो इस तरफ आएगा mg cos थीटा, यस और नो, और इस तरफ आएगा mg sin थीटा, और अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, लेट्स से इसके पास जो स्पीड है वो है v2, तो mv2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, यस और नो। तो टेंशन प्लस mg cos थीटा इट इज इक्वल्स टू
mv2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mv2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l माइनस mg cos थीटा। यस और नो? अब अगेन वही बात कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा थीटा कम होगा, थीटा कम होगा तो mg sin थीटा, थीटा कम होगा तो mg sin थीटा भी कम होगा, लेकिन mg sin थीटा जीरो नहीं हुआ है, तो यहां से जैसे जैसे ऊपर जाएगा अगेन मेरे पास जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो रही होगी, स्पीड डिक्रीज हो रही होगी तो ये वाली टर्म जो है वो डिक्रीज हो रही होगी। अब जैसे जैसे थीटा कम हो रहा है कॉस थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा बढ़ेगा तो ये वाली जो टर्म है ये बढ़ेगी, मतलब डिक्रीज होने वाली टर्म तो बढ़ रही है और पॉजिटिव टर्म डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या होगा, टेंशन भी इंक्रीज, सॉरी टेंशन भी डिक्रीज होगा, टेंशन भी डिक्रीज होगा। तो हमने ओवरऑल एनालिसिस क्या किया कि अगर मैं इसको यहां से कुछ वेलोसिटी देता हूं तो यहां से लेके यहां तक स्पीड भी डिक्रीज होगी और टेंशन भी डिक्रीज होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, सो जैसे जैसे यहां से ऊपर जाएगा स्पीड भी डिक्रीज होगी और टेंशन भी डिक्रीज होगी। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट समझने की कोशिश करना। मैंने आपको ये बात क्यों बताई, क्योंकि मेरा टारगेट अचीव हो जाए। मेरा टारगेट क्या है कि मुझे मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है ताकि ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले, वीसीएम बोले तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसको मैं यहां पे मिनिमम वेलोसिटी क्या दूं ताकि ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले, ये मेरा टारगेट है। अब इसको बात को समझने की कोशिश करेंगे। अब बात समझो, क्या बात समझोगे कि इस केस में देखो क्या बात हुई कि इस केस में कहीं पे जाके मेरे पास स्पीड जीरो हो जाती है, लेट्स से ये वाली टर्म मेरे पास जीरो हो गई तो टेंशन तो नेगेटिव हो गई, टेंशन नेगेटिव हो गई इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस सर्कल को छोड़ देगा, टेंशन हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस सर्कल को छोड़ देगा और इस सर्कल को छोड़ देगा, इसका मतलब आगे जाके ये पैराबोलिक पाथ लेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मिनिमम स्पीड क्या दूं कि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर। अब मुझे ये बात पता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड डिक्रीज होगी, टेंशन डिक्रीज होगी, तो अगर यहाँ पे अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन जीरो हो जाती है, मतलब अगर इसको जैसे ही क्रॉस कर लिया और यहां पे अगर मैं मिनिमम टेंशन को जीरो मान लेता हूं, लेट्स से दिस इज माय स्ट्रिंग एंड यहां पे अगर मैं टेंशन की बात करूं तो अगर यहां पे टेंशन जीरो हो जाती है तो क्या होगा, यहाँ पे अगर टेंशन जीरो हो गई, यहां से डिक्रीज होते 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 तो क्या होगा, इसके पास स्पीड तो अभी भी, यहाँ पे मैं देखूंगा कि यहाँ पे मिनिमम स्पीड कितनी है, वी मिनिमम। अब इसके पास मिनिमम स्पीड तो है ही सही, जैसे ही स्पीड है तो इनर्शिया की वजह से ये हल्का सा आगे आएगा और हल्का सा आगे आएगा तो अगेन टेंशन आ जाएगी। तो अगर मुझे यहाँ पे वी यू मिनिमम चाहिए तो यहाँ पे सबसे पहले वी मिनिमम कितनी हो वो निकालना जरूरी है, और वो मिनिमम कैसे आएगी, यहाँ पे टेंशन को जीरो करके। क्यों, क्योंकि यहाँ से ऊपर तक टेंशन डिक्रीज हो रही है, जब टेंशन जीरो तब मेरे पास जो स्पीड आएगी वो मिनिमम आएगी, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन ऊपर की तरफ mv स्क्वायर बाय r और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, यस और नो, तो टेंशन प्लस mg इट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। तो mg तो जीरो होने से रहा, स्पीड को मिनिमम करना है तो टेंशन को मिनिमम करना पड़ेगा, और मिनिमम टेंशन कितनी हो सकती है, जीरो। सर जीरो हो जाएगी तो नीचे नहीं आ जाएगा, नीचे नहीं आएगा बेटा,
इसके पास इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ स्पीड होगी जिससे ये हल्का सा आगे जाएगा ड्यू टू इनर्शिया, और हल्का सा आगे जाते ही अगेन टेंशन आ जाएगी, तो अगेन ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो जब हमारे पास टेंशन जीरो हो जाएगी तो जो स्पीड आएगी वो आएगी मिनिमम। तो वो कितनी होगी, m से m गया तो v मिनिमम मेरे पास निकल के आया, वो आया रूट rg। और ये बात आपको याद रखनी है कि जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए रूट rg। यहाँ पे हमने r क्या है, इस सर्कल की रेडियस, लेट्स से इसको l ले लो, इसकी लेंथ l है, तो यहाँ पे r की जगह l, m v मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, तो ये हो जाएगा रूट lg। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अगर रेडियस r होगी तो रूट rg, कोई बड़ी बात नहीं। ओके चल, अब बात को समझो। ये आया मेरे पास v मिनिमम। जब v मिनिमम कब होगा, जब यहाँ पे u मिनिमम होगा। यहाँ पे अगर स्पीड कम दूंगा तो पहले जीरो हो जाएगा, थोड़ी बढ़ाऊंगा तो थोड़ा ऊपर जाके जीरो होगा। तो यहाँ पे अगर v मिनिमम है तो यहाँ पे भी u मिनिमम होगा। तो जब v मिनिमम होगा तो यहाँ पे u मिनिमम कितना होगा, क्या लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो ki plus ui it is equals to kf plus uf। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m u मिनिमम का स्क्वायर, तो 1/2 m into u मिनिमम का स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से दिस इज माय जीरो लेवल, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास हो गई जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 m into v मिनिमम का स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जीरो लेवल से कितना ऊपर गया, L प्लस L विच इज 2L, तो mg into 2L, m से m और ये m गया, u मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इट इज इक्वल्स टू v मिनिमम। v मिनिमम कितना है, रूट lg, तो इसका स्क्वायर करूंगा तो gl डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2gl, तो u मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 1 which is 5gl डिवाइडेड बाय 2, इससे ये गया, तो मेरे पास जो u मिनिमम आया वो आया रूट 5gl। और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके ऊपर काफी सारे सवाल बन जाते हैं। ये कौन सी स्पीड आई कि यहाँ पे मिनिमम स्पीड क्या दूं कि ये जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले, और जब मैं मिनिमम स्पीड दूंगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड आएगी वो आएगी gl, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो टेंशन आएगी वो आएगी t। अब वो आपसे सवाल में कुछ भी पूछ सकता है कि यहाँ पे मैंने मिनिमम स्पीड दी तो इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, इस पॉइंट पे टेंशन क्या होगी, तो सारी चीजें हमने निकालना तो सीख ही लिया है, यस और नो। तो सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, सारी चीजें हमको समझ में आनी चाहिए, एंड दीज टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दीज टाइप्स ऑफ केस। इसके लिए भी वैलिड है और इसके लिए भी वैलिड है कि एक हेमिस्फीयर है r रेडियस का, तो इसको u मिनिमम कितना दूंगा, इट इज रूट 5gr। तो और ये जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे होगा तो इसके पास स्पीड होगी रूट gr। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है कि यहां पे मैं क्या चाह रहा हूं कि यहां पे इसको मिनिमम स्पीड क्या दूं ताकि ये बी पॉइंट तक रीच करे, इससे ऊपर ना जाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे u मिनिमम कितना हो कि यहां पे आने के बाद जो वेलोसिटी हो जाए वो हो जाए जीरो, स्पीड हो जाए जीरो, जस्ट बी पॉइंट पे रीच करना चाहिए। तो अगेन वही बात यहां से लेके यहां तक लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ki plus ui it is equals to kf plus uf।
के आई कितना है 1/2 m इंटू यू मिनिमम का स्क्वायर प्लस इसी लेवल को जीरो मान लो तो ये जीरो पोटेंशियल एनर्जी के एफ इज अगेन जीरो प्लस यू एफ कितना ऊपर गया एल ऊपर गया एम जी इंटू एल एम से एम गया तो यू मिनिमम आया मेरे पास रूट 2gl। तो बात ये समझ में आई कि अगर मेरे पास 2gl वेलोसिटी होती है तो यहां से अगर रूट 2gl वेलोसिटी दूंगा तो ये यहां तक पहुंचेगा और अगर रूट 5gl दूंगा तो वो यहां तक पहुंचेगा। अगर रूट 2gl से कम दूंगा तो इसके बीच में ही रह जाएगा। रूट 2gl और रूट 5gl के बीच में दूंगा तो ये कहीं यहां पे पहुंचेगा। रूट 5gl या उससे ज्यादा दूंगा तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए जो चीज पढ़ी जो चीज अभी बताई उसी को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। क्या केस है हमारे पास? सबसे पहला केस, जब हमारे पास जो वेलोसिटी है वो 0 से रूट 2gl के बीच में है। रूट 2gl पे इक्वालिटी का साइन नहीं है, 0 से रूट 2gl के बीच में है। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में रहेगा। यस और नो? किसी भी बीच वाले पॉइंट पे अगर मैं एनालिसिस करूं, वैसे तो कर चुके, ऊपर की तरफ टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, यस और नो, और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में स्पीड v। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड डिक्रीज होगी, टेंशन भी डिक्रीज होगी। लेकिन टेंशन की अगर मैं बात करूं तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगी? mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r। एक रेडियल या आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? mv स्क्वायर बाय l। तो mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l। लेकिन अब क्योंकि हमारे पास जो गिवन स्पीड है वो रूट 2gl से छोटी है तो स्पीड इससे पहले ही जीरो हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएगा टेंशन भी डिक्रीज होगी, स्पीड भी डिक्रीज होगी, लेकिन स्पीड पहले डिक्रीज होते होते जीरो हो जाएगी और टेंशन कुछ ना कुछ रहेगी। क्यों? क्योंकि स्पीड जीरो हो गई तो टेंशन तो हमेशा रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे जाके स्पीड जीरो हो गई, इसका मतलब क्या होगा? टेंशन अभी भी है तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगी और इस क्वाड्रेंट के अंदर टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्पीड जीरो हो भी गई तो mg cos थीटा तो रहेगा, तो टेंशन कभी भी जीरो नहीं होगी। ओके, अब जो आपके सामने लिखा हुआ आएगा आपको अपनी नोटबुक में बिल्कुल एज इट इज लिखना है। जो हमने पढ़ा उसको रिटन फॉर्मेट में आपके सामने लिखा हुआ है। क्या बात है समझने की कोशिश करेंगे कि जब मेरे पास स्पीड 0 से रूट 2gl के बीच में होगी, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? पार्टिकल ऊपर जाएगा, both speed and tension decreases continuously, but speed will become zero before tension becomes zero. और next point, particle will come to rest for a moment. जब स्पीड हमारे पास जीरो हो जाएगी तो पार्टिकल कुछ एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, फिर वापस इस तरीके से मोशन करेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पार्टिकल विल नेवर लीव द सर्कल। क्यों? क्योंकि हमेशा टेंशन तो रहेगी ही सही लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। ओके, चलो अब नेक्स्ट केस क्या है? जब हमारे पास स्पीड रूट 2gl के बराबर, तो अभी देखा कि जब स्पीड मेरे पास रूट 2gl के बराबर होगी तो यहां पे आने के बाद इसकी स्पीड हो जाएगी जीरो। और अभी हमने देखा था टेंशन आई थी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय l, तो ये हो गई जीरो। और जब ये यहाँ पे पहुंच गया तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री, तो ये भी हो गई जीरो। अब क्या होगा? इस पॉइंट पे आने के बाद टेंशन भी जीरो, स्पीड भी जीरो, इसके ऊपर लगेगा ग्रेविटी, हल्का सा नीचे आएगी। जैसे ही हल्का सा नीचे आई टेंशन वापस आ गया और ये अगेन सर्कुलर मोशन करेगी और इस तरीके से ऑसिलेट करेगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। तो इसके लिए पॉइंट क्या है? पार्टिकल विल रीच अप टू द बाउंड्री ऑफ लोअर क्वाड्रेंट, मतलब इस पॉइंट तक पहुंचेगा। एट द बाउंड्री ऑफ लोअर क्वाड्रेंट बोथ टेंशन एंड वेलोसिटी विल बिकम जीरो। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस क्या है? जब हमारे पास स्पीड रूट 2gl और रूट 5gl के बीच में होगी, कहने का मतलब
जब यहाँ पे जो स्पीड गिवन में है ये √2gl और √5gl के बीच में होगी, तो मुझे ये बात पता है कि पार्टिकल इसके ऊपर जाएगा और इसके बीच में रहेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में कहीं पार्टिकल सर्कुलर मोशन छोड़ देगा, और किस तरीके से छोड़ेगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। कि हमारे पास लेट्स से एट एन एंगल थीटा कौन कौन सी फोर्स लग रहे होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा mg, इस तरफ लग रहा होगा mg cos थीटा, इसी तरफ लग रहा होगा टेंशन, और बाहर की तरफ लग रहा होगा mv²/r, इस तरफ लग रहा होगा mg sin अल्फा, और इस तरफ इसकी होगी कुछ ना कुछ स्पीड v। अब बात को समझेंगे कि लेट्स से ये sin अल्फा क्या होगा, sin, अब बात को समझेंगे कि क्या होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड डिक्रीज होगी और टेंशन भी डिक्रीज होगी। अगर मैं टेंशन की बात करूं तो टेंशन प्लस mg cos थीटा इट इज इक्वल टू mv²/l। अब किसी थीटा पे आके लेट्स से किसी थीटा पे आके टेंशन 0 हो भी जाती है तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी। क्यों? क्योंकि टेंशन में कुछ ऐड करूंगा तब जाके मेरे पास स्पीड आएगी। तो टेंशन अगर 0 हो भी जाती है तब जाके कुछ ना कुछ स्पीड रहेगी। याद करो वो बात कि यहाँ पे अगर मैं √5gl देता हूं तब यहाँ पे जाके टेंशन 0 होगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड तो थी लेकिन टेंशन 0 हो गई। अब अगर मैं स्पीड √5gl से कम दे रहा हूं तो टेंशन उससे पहले ही 0 हो जाएगी। यस और नो? तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके टेंशन 0 हो गई। टेंशन 0 हो गई तो इसके पास इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक स्पीड है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक स्पीड है, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है। तो यहां से ये इसको सर्कल को छोड़ेगा और आगे जाके कुछ ना कुछ पैराबोलिक पाथ लेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, चल तो क्या पॉइंट है इसके लिए, particle will move up to upper half circle and leave at an angle alpha with the vertical। मैंने थीटा माना था, इसने अल्फा मान लिया कि किसी ना किसी अल्फा एंगल पे जाके जो पार्टिकल है वो लीव कर देगा। क्यों? क्योंकि इन बिटवीन कहीं टेंशन 0 हो जाएगी। और टेंशन 0 क्यों होगी? क्योंकि √5gl दूंगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके टेंशन 0 होगी। अगर √5gl से कम दूंगा तो उससे पहले ही हमारे पास टेंशन 0 हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोथ टेंशन एंड स्पीड डिक्रीजेस एज द पार्टिकल मूव इन अपर हाफ सर्कल बट टेंशन विल बिकम 0 बिफोर स्पीड बिकम्स 0। एंड उसके बाद वो कैसा पाथ लेगा, एज अ प्रोजेक्टाइल या फिर पैराबोलिक पाथ ये लेगा और यहां से कुछ इस तरीके से मूव करेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलो अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है कि जब मैं इसको √5gl दूंगा तो √5gl दूंगा तो क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके टेंशन 0 होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होगी वो होगी √gl और पार्टिकल जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो √5gl होती है इसको हम क्रिटिकल स्पीड भी बोलते हैं। तो अगर कहीं पे क्रिटिकल स्पीड आ जाए तो ऐसे घबराना मत के सर ने बताया नहीं, है ना। तो इसको हम क्रिटिकल स्पीड भी बोलते हैं, वो स्पीड जहां पे पार्टिकल जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन करता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो इस केस के अंदर क्या होगा, particle will reach up to topmost point and tension will become 0 at the topmost point for a moment and particle will just complete vertical circular motion। I hope this thing is clear to you। Okay, चलिए और लास्ट केस, अगर मेरे पास जो स्पीड है वो √5gl से ज्यादा है, अगर √5gl स्पीड, अगर जो स्पीड है वो √5gl से ज्यादा है तो यहाँ पे टेंशन भी रहेगी और स्पीड भी रहेगी और ये पार्टिकल ऑब्वियसली कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मेरे पास स्पीड √5gl से ज्यादा है या इन जनरल भी अगर आप बात करो तो यहां से लेके यहां तक टेंशन डिक्रीज ही हो रही है, इसके आगे अगेन टेंशन इंक्रीज होके वापस टेंशन और स्पीड वही हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो टेंशन और स्पीड होगी वो लोअर मोस्ट पॉइंट पे सबसे कम होगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे लोअर मोस्ट पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी और टॉप मोस्ट पॉइंट पे सबसे कम होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू।
ओके, तो इसके लिए पॉइंट क्या है, पार्टिकल विल रीच अप टू टॉप मोस्ट पॉइंट विद स्पीड ग्रेटर देन रूट gl एंड टेंशन विल नेवर बी जीरो इन द एंटायर सर्कुलर पाथ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मिनिमम टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट एंड टेंशन एंड स्पीड विल बी मैक्सिमम एट लोवेस्ट पॉइंट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो ये था हमारे पास जो दो एग्जांपल्स लिए थे उसके कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन की थ्योरी। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ओके, चलिए अब इसके बेसिस पे कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं क्या सवाल है। क्या सवाल है मेरे पास, मैंने क्या किया कि मेरे पास एक स्मूथ सरफेस है, एक स्मूथ सर्कल है, स्मूथ हेमिस्फीयर है, और यहां से इसको वेलोसिटी दी √3gr, जहां पे r क्या है इस हेमिस्फीयर की रेडियस, और यहां से इसको स्पीड दी √3gr। कहने का मतलब √3gr दिए मतलब इससे तो आगे बढ़ेगा और इससे पहले ही कांटेक्ट लूज हो जाएगा। तो इससे ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, इस पोजीशन को मैंने नाम दिया 2। दिस इज माय पोजीशन नंबर 2। जब पार्टिकल यहां पे पहुंच जाएगा, सो दिस इज माय पोजीशन नंबर 2। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि पोजीशन 2 पे स्पीड क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा और नॉर्मल क्या होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक, दिस इज माय पोजीशन नंबर 1 एंड दिस इज माय पोजीशन नंबर 2। इस पोजीशन तक क्या लगा रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, Ki plus Ui, it is equals to Kf plus Uf। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसके पास √3gr है, लेट्स से इसका मास है m, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 m इंटू u का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा 3gr प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से मैं इसी को ही जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट मान रहा हूं, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से इसके पास जो स्पीड है वो है v, तो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए मुझे क्या चीज चाहिए कि वर्टिकली वो कितना ऊपर गया। सबसे पहले यहां से लेके यहां तक r, और यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट होगी ये होगी r cos थीटा। तो ये जो हाइट है मेरे पास ये है r cos थीटा। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgr प्लस r cos थीटा, mgr प्लस r cos थीटा लिखूंगा तो अगेन mg को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, mgr cos थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, तो m से m और ये m गया, ये आएगा 3/2 gr, ये इस तरफ आएगा तो माइनस gr, ये इस तरफ आएगा तो माइनस gr cos थीटा, इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। gr कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। ये 2 से ये 2 गया, v की जो वैल्यू आई वो आई √gr इंटू 1 माइनस cos थीटा। ये स्पीड होगी जब पार्टिकल एट एन एंगल थीटा होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नेक्स्ट चीज मुझसे पूछी है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये तो हुआ हमारे फर्स्ट का आंसर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r, इसका स्क्वायर करूंगा तो gr 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस 2 cos थीटा, माय मिस्टेक, दिस विल बी 2 cos थीटा।
और कोई मिस्टेक तो नहीं, 3 माइनस 2 इज 1, 1 माइनस 2 cos थीटा, यहाँ पे भी 2 cos थीटा, 1 माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा g into 1 माइनस 2 cos थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मुझसे क्या पूछा है, इस पॉइंट पे ये जो हेमिस्फीयर है इसके ऊपर क्या नॉर्मल लगा रहा होगा वो बात पूछी। तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा, दिस इज माय नॉर्मल। और कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, तो mg ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो इस डायरेक्शन में एक लग रहा होगा mg cos थीटा, और बाहर की तरफ लग रहा होगा mv स्क्वायर बाय r। तो n plus mg cos theta it is equals to mv square by r, n plus mg cos theta it is equals to mv square by r। तो n plus mg cos theta it is equals to m, v की वैल्यू कितनी आई थी, रूट जी आर इंटू 1 माइनस 2 cos theta स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये आ जाएगा जी आर इंटू 1 माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय आर, ये आर से ये आर गया तो n की वैल्यू आ जाएगी ये mg माइनस 2 mg cos थीटा, और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस mg cos थीटा। तो जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो आएगी mg माइनस 3 mg cos थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सवाल यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, कई सारे पार्ट है इस सवाल के, ठीक है। तो नॉर्मल की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारे पास, फाइंड थीटा व्हेन पार्टिकल लीव्स द सर्कल। फाइंड थीटा जब पार्टिकल सर्कल को लीव कर देगा, पर सर्कल को लीव कर देगा इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 0। तो नॉर्मल की वैल्यू अभी कितनी आई थी, mg माइनस 3 mg cos थीटा, नॉर्मल की वैल्यू आई थी mg माइनस 3 mg cos थीटा। जब ये 0 हो जाएगा तो mg की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 mg cos थीटा, mg से mg गया तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो यहां से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी cos इनवर्स 1/3। तो ये वो थीटा होगा जहां पे ये सर्कल लूज कर जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके चलिए अगला सवाल, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट लीव्स द कांटेक्ट। स्पीड ऑफ द पार्टिकल हमारे पास क्या निकल के आई थी, रूट जी आर इंटू 1 माइनस 2 cos थीटा। स्पीड ऑफ द पार्टिकल आई थी रूट जी आर इंटू 1 माइनस 2 cos थीटा, और ये पार्टिकल स्पीड को ये पार्टिकल सर्कल को कहां पे लूज कर रहा है, cos थीटा की वैल्यू जब 1/3 है, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू 1/3 पुट करो तो v की वैल्यू आ जाएगी रूट जी आर 1 माइनस 2 इंटू 1/3। 1 माइनस 2/3 इज 1/3, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी रूट जी आर बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये थीटा एंगल पे होगा और कांटेक्ट को लूज करेगा तो इसके पास जो स्पीड होगी वो होगी रूट जी आर बाय 3, और इसके बाद ये कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ लेते हुए ऐसे जाए, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये इस तरीके से रूट जी आर बाई 3 स्पीड से जाएगा
तो मैक्सिमम हाइट कितनी अचीव होगी, उससे सवाल में ये बात पूछी। अब सवाल को समझो कि सबसे पहली बात, मैक्सिमम हाइट कहां से पूछी है, कुछ नहीं दे रखा, मतलब ग्राउंड से आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी है। तो सबसे पहली बात, यहां से लेके यहां तक अगर मैं इस हाइट को h बोल रहा हूं, तो क्या मैं इस h हाइट को निकाल सकता हूं क्या, यस और नो? बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये होगा मेरे पास 90 माइनस थीटा। अब ये रेडियस है, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो ये एंगल भी मेरे पास थीटा होगा। और cos थीटा की वैल्यू मेरे पास आई है 1/3। cos थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/3। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सबसे पहले स्मॉल h की वैल्यू निकालो। स्मॉल h कितना होगा, v स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g, यस और नो? तो cos थीटा की वैल्यू आई 1/3, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो गया, 1/9, व्हिच इज इक्वल्स टू 8/9। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई 8/9। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। v स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा gr डिवाइडेड बाय 3 into sin square theta which is 8/9 डिवाइडेड बाय 2g। सबसे पहली बात, ये g से ये g गया, और कुछ जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 8r/9 3 जा, नहीं ये 2 से जा रहा, 2 1 जा 2 4 जा, तो जो h की वैल्यू आई वो आई 4r/9 3 जा 27। ये तो h की वैल्यू, ये अभी हमारे पास मैक्सिमम हाइट नहीं है, मैक्सिमम हाइट तो अब निकलेगी। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड निकालना है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, तो वो कितनी होगी। सबसे पहली बात, यहां से लेके यहां तक r प्लस यहां से लेके यहां तक r cos थीटा प्लस यहां से लेके यहां तक जो मैक्सिमम हाइट आई वो आई h। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। r प्लस r cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/3, तो ये हो जाएगा r/3 प्लस h की वैल्यू कितनी आई 4r/27, तो ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 9 प्लस 4 इंटू r, 9 और 4 13 और 27 कितना हो गया 30, 40r/27। सब कुछ सही है ना, 9 3 और ये 4 प्लस 27 बिल्कुल सही है। 27 और 26 प्लस 4 40, ठीक है। 40r/27, दिस वुड बी द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखो कहाँ सर्कुलर मोशन, कहाँ प्रोजेक्टाइल, कहाँ मैक्सिमम हाइट, सब कुछ आपस में रिलेट हो गया। कितना बेहतरीन सवाल था आपके पास कि मैक्सिमम हाइट ग्राउंड से कितनी होगी 40r/27। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे भी बेहतरीन सवाल सॉल्व करते हैं। अब बात समझो कि किसी भी एंगल थीटा पे जाके ये गिरेगा 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 गिरेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी दूं ताकि ये कहीं पे बीच में सर्कुलर मोशन को छोड़े और यहां से घूमता 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 सर्कल पे जाके टकरा जाए। यस सर नो? सवाल समझ में आया कि क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या कि मैं यहां से इसको कुछ वेलोसिटी दूं ताकि ये यहाँ पे जाके सर्कल को छोड़े और सर्कल को छोड़ते 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 सेंटर पे जाके टकरा जाए। यस और नो? तो मेरा जो अगला सवाल है वो यही है, क्या बोला है कि मिनिमम स्पीड क्या दूं,
what will be the minimum speed so that particle strikes the center of the circle। मतलब यहाँ पे u की मिनिमम वैल्यू क्या हो कि सॉरी u की वैल्यू क्या हो कि ये यहाँ पे आके टकरा जाए। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। काफी बढ़िया सवाल होने वाला है, काफी दिलचस्प सवाल होने वाला है, समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करेंगे। चलिए समझते हैं क्या सिचुएशन है। सबसे पहली बात, लेट्स से यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है v। यहाँ पे क्या वेलोसिटी है? v। अब यहाँ पे ये कांटेक्ट को लूज कर रहा है, तो क्या मैं इस v को निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लगेगा नॉर्मल, इसी डायरेक्शन में लगेगा mg cos थीटा और बाहर की तरफ लगेगा mv स्क्वायर बाय r। तो नॉर्मल प्लस mg cos थीटा इट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। और इस पॉइंट पे इसने कांटेक्ट लूज कर दिया तो नॉर्मल की वैल्यू हो गई 0। m से m गया तो v की जो वैल्यू आई वो आई रूट rg cos थीटा। चलो भैया v इन टर्म्स ऑफ थीटा तो आया। अब यहां से लेके यहां तक मैं लगाने जा रहा हूं क्या? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगेगा? ki प्लस ui इट इज इक्वल्स टू kf प्लस uf। यस और नो? ki इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से ये जीरो लेवल है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m into v square which is rg cos theta। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां से r plus r cos theta which is mgr plus mgr cos theta। ठीक है, तो क्या बना? m m m m जी आर cos थीटा बाई 2 और ये जी आर cos थीटा, तो ये बनेगा 3/2 जी आर cos थीटा u स्क्वायर बाई 2 इट इज इक्वल्स टू 3/2 जी आर cos थीटा प्लस जी आर। तो u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रूट 3 जी आर cos थीटा प्लस 2 जी आर। मतलब जो नीचे 2 आएगा उस 2 से ये 2 कट जाएगा तो u की वैल्यू ये आएगी। तो मुझे ये u निकालना है। अब बात समझो, अगर किसी न किसी तरीके से वो थीटा निकल जाए जिसपे मैं बेसिकली जहां पे आके मैं इसको छोड़ू, मतलब जहां पे आके नॉर्मल 0 हो, ताकि ये घूमता 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 इस तरीके से सेंटर पे टकरा जाए, तो थीटा निकल गया तो यू में पुट कर दूंगा तो क्या मेरे पास थीटा आ जाए, क्या मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। अब इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूं, सिर्फ इसको, है ना, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिचुएशन है मेरे पास। इस तरीके से सिचुएशन है और यहाँ पे मेरे पास एक स्पीड है v और v की वैल्यू है मेरे पास रूट आर जी कॉस थीटा, रूट आर जी कॉस थीटा। और ये ऐसे टकराएगा और ऐसे आएगा। ये जो एंगल है ये है 90 माइनस थीटा। ये जो एंगल है ये थीटा है तो ये कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ठीक है, चलो अब क्या ये आपको इस तरीके से नहीं लगता क्या कि दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम टॉप टू बॉटम? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है साहब। अब बात समझो कि इसके ऊपर अगर मैं ux निकालना चाहूं तो ux कितना है भैया? इसको मैं पॉजिटिव x डायरेक्शन मान रहा हूं और इसको मैं पॉजिटिव y डायरेक्शन मान रहा हूं। ठीक है, ऊपर कहीं बना लो।
this is my x डायरेक्शन पॉजिटिव एंड दिस इज माय पॉजिटिव y डायरेक्शन। तो ux कितना होगा 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो हमारा रेडियल डायरेक्शन है। यस और नो, दिस इज रेडियल डायरेक्शन एंड दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। uy कितना है? uy है मेरे पास v which is equals to root rg cos theta। ax कितना है? ax के लिए सबसे पहली बात डाउनवर्ड डायरेक्शन में g लग रहा है। ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो क्या ये एंगल थीटा होगा? और अब समझ आता है ना, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा तो इस तरफ लगेगा g cos थीटा। और अगर ये g cos थीटा हुआ तो इस तरफ लगेगा g sin थीटा। तो इस तरफ है मेरे पास पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो ax हो जाएगा g cos थीटा और ay कितना हो जाएगा माइनस g sin थीटा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये जो लेंथ है ये क्या है हमारे पास? रेडियस r। यस और नो? ये जो लेंथ है ये है हमारे पास रेडियस r। तो हमारे पास sx भी दे रखा है विच इज r। sx हमारे पास है r। तो सबसे पहले मैं क्या लगा रहा हूं? इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन। और कौन सी इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो sx is equals to ux into t plus 1 by 2 ax into t square। sx कितना है? r। ux है 0, तो ये वाली टर्म हो गई 0। इट इज इक्वल्स टू 1 by 2 ax कितना है? g cos theta into t square। yes or no? this is my equation number 1। अब y डायरेक्शन में सेम इक्वेशन में लगाने जा। अब बात समझो कि y डायरेक्शन के अंदर इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। यस और नो? ये मेरा y डायरेक्शन है, तो y डायरेक्शन में जो sy है वो कितना है? 0। तो मैं क्या लगाऊंगा? sy इट इज इक्वल्स टू uy into t प्लस 1 by 2 ay into t square। sy मेरे पास हो गया 0। इट इज इक्वल्स टू uy which is, चलो अभी v लिख लेते हैं, v into t प्लस 1 by 2 ay कितना है? माइनस g sin थीटा into t square। ये इस तरफ आएगा तो ये बनेगा g sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 into t स्क्वायर। इट इज इक्वल्स टू v into t। एक t से एक t गया तो t की वैल्यू आई 2v बाय g sin थीटा। इस t की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो r की वैल्यू आएगी 1 by 2 g cos थीटा इंटू t की वैल्यू को पुट करो 4v स्क्वायर डिवाइडेड बाय g स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? v की वैल्यू कितनी है? रूट rg cos थीटा। तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा? rg cos थीटा। यस और नो? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं rg cos थीटा। ये एक g ये g स्क्वायर से गया, 2 1 जा 2 2 जा, ये क्या बना? r इज इक्वल्स टू 2, अच्छा r से r भी गया, एक r से ये r भी गया, 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से जो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी √2। अगर मुझे tan थीटा मिल गया तो मतलब सारे थीटा मिल गए, तो यहां से tan थीटा आया √2। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर होगा √2, बेस होगा 1, तो ये आ जाएगा
√2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 विच इज इक्वल टू √3। अब मेरे पास ये ट्रायंगल बन गया। अब अगर आप गौर से देखो तो u में मुझे चाहिए था cos थीटा, तो यहां से cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3। तो यहां से जो cos थीटा आएगा वो आएगा 1/√3। इसको यहां पे पुट करो तो ये बनेगा √3gr इंटू cos थीटा की वैल्यू 1/√3 प्लस 2gr। ये √3 से ये √3 बन जाएगा तो ये हो जाएगा gr कॉमन ले लो √3 प्लस 2। दिस वुड बी द वेलोसिटी। चलिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइडेड बाय कुछ नहीं आएगा, यही रहेगा। ठीक है, तो ये वो वेलोसिटी होगी जो हमको यहाँ पे देनी पड़ेगी ताकि ये किसी एंगल पे जहां पे cos थीटा की वैल्यू 1/√3 हो उस एंगल पे जाके सर्कल को छोड़कर इसके सेंटर पे जाके स्ट्राइक करे, तो वो वेलोसिटी की वैल्यू ये होगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। काफी अच्छा सवाल था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ हो। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ था, बस उसको अप्लाई करना हमने अब सीखा है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ओके, चलिए, तो यहाँ पे आपका केस 1 कंप्लीट होता है जहां पे पार्टिकल जरूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन करे ही करे, वो सर्कुलर मोशन को छोड़ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे केस नंबर 2 के ऊपर। क्या है केस नंबर 2 समझने की कोशिश करेंगे। अगेन आपके पास मैं आपको इस बार 3 एग्जांपल दिखा रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल ये, दूसरा एग्जांपल ये और तीसरा एग्जांपल ये। पहले एग्जांपल में हमारे पास ये अब स्ट्रिंग नहीं है, रॉड, मासलेस रॉड, और इससे एक m मास मैंने यहां पे अटैच किया। दूसरे केस में मेरे पास क्या है, एक वायर है, सर्कुलर वायर, और इसके अंदर एक रिंग मैंने फंसा दी है जिसका मास हमारे पास m है। यहां पे हमारे पास क्या है, दो सरफेसेस है, एक बाहर वाली सरफेस, एक अंदर वाली सरफेस, और इसके अंदर मैंने एक m मास की बॉल रखी। इसको भी मैं यहां से कुछ वेलोसिटी u दूंगा, इसको भी यहां से कुछ वेलोसिटी u दूंगा, और इसको भी यहां से कुछ वेलोसिटी u दूंगा। तीनों चीजों में, तीनों केसेस में, तीनों एग्जांपल्स में कॉमन क्या है, कॉमन ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ही ये सर्कल को लीव करना चाहेगा, ये जो रॉड है इस m मास के ऊपर एक पुलिंग नेचर का फोर्स लगाएगी जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन करेगा। लेकिन यहाँ पे स्पेशल केस क्या है कि अगर ये ऊपर जाता है और सर्कल को लीव करना चाहता है तो ये जो रॉड है ये पुशिंग नेचर का फोर्स भी लगा सकती है। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं क्या कि इन तीनों एग्जांपल्स के अंदर पार्टिकल कभी भी सर्कुलर आर्क को नहीं छोड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कम वेलोसिटी देता हूं तो ये यहां जाके वापस ऐसे ऑसिलेट करेगा, ज्यादा वेलोसिटी देता हूं तो यहां जाके वापस इसी तरीके से इसी सर्कुलर आर्क में ऑसिलेट करता रहेगा। सर इसमें भी ऐसा होगा क्या? बिल्कुल ऐसा होगा। अगर मैं इनिशियली इसको कम वेलोसिटी देता हूं तो ये यहां तक जाएगा और वापस आ जाएगा। अब जब ये यहाँ पे सर्कल को छोड़ना चाहेगा तो इस रिंग के ऊपर बाहर वाली जो सर्कुलर वायर है एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा जो कि इसको सर्कल में मूव कराना चाहेगा। अगर ये यहाँ पे सर्कल को छोड़ना चाहेगा तो अब जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा। सेम गोज फॉर दिस एग्जांपल आल्सो कि जब ये लोअर क्वाड्रेंट में सर्कल को छोड़ना चाहेगा तो अंदर वाली सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगी। जब ये अपर क्वाड्रेंट में सर्कल को छोड़ना चाहेगा तो अंदर वाली सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगी। मतलब जब लोअर क्वाड्रेंट में छोड़ना चाहेगा तो बाहर वाली सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगी, और जब अपर क्वाड्रेंट में सरफेस को छोड़ना चाहेगा तो अंदर वाली सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल लगाएगी, और इसको हमेशा एक सर्कुलर आर्क में ही मूव कराएगी। तो ये हमारे एग्जांपल्स है केस 2 के, जिसके अंदर क्या हो रहा है दैट particle is constrained to move in a circular path. So this is our
केस 2 जहां पे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा ही करेगा, कंप्लीट करे या ना करे वो अलग बात है, लेकिन सर्कुलर मोशन तो करेगा ही करेगा। अब इस एग्जांपल को देखो, क्या ये अगर मैं अंदर वाली रिंग को हटा दूं तो क्या ये पुराना वाला एग्जांपल ही बन जाएगा? यस और नो? अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर कहीं बीच में छोड़ता भी है, बाहर वाले सर्कल को भी छोड़ता है, तो अंदर वाला सर्कल उसको सपोर्ट करके मोशन को आगे बढ़ाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब क्योंकि ये पुराना वाला ही एग्जाम्पल है, तो मुझे ये बात वापस बताने की जरूरत नहीं है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगा स्पीड डिक्रीज होगी, प्लस इस बॉल के ऊपर जो नॉर्मल लग रहा है वो भी डिक्रीज होगा। सिमिलरली इसके अंदर जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगी प्लस नॉर्मल डिक्रीज होगा। इसी तरीके से इसके अंदर टेंशन वाला केस होगा। तो तीनों ही सेम एग्जाम्पल है, जो बातें हम इसके लिए करेंगे वो इसके लिए भी एडमिट होगी, मतलब किसी एक के लिए जो बातें हम कर रहे हैं वो तीनों एग्जाम्पल्स के लिए वैलिड होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इस वाले केस के अंदर भी मेरा टारगेट तो सेम ही है। क्या टारगेट है कि मैं इसको यहां से मिनिमम वेलोसिटी क्या दूं ताकि ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर ले, कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर ले। जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन मुझे करवाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने पूछा है मिनिमम वेलोसिटी। अब बात को समझो, बात क्या है कि पिछले वाले केस में तो क्या था कि यहाँ पे पिछले वाले केस में तो क्या था कि अगर यहाँ पे टेंशन जीरो हो गई तो वेलोसिटी की वजह से आगे जाएगा और अगेन सर्कुलर मोशन कर लेगा। लेकिन इस वाले केस में तो क्या है कि टेंशन का तो लोड ही नहीं है। टेंशन का लोड क्यों नहीं है? टेंशन का लोड इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो रॉड है ये पुशिंग फोर्स भी लगा सकती है और पुलिंग फोर्स भी लगा सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे इसको कंप्लीट सर्कुलर मोशन करवाना है तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी जीरो से हल्की सी भी ज्यादा हुई, मतलब 0.000000001 मीटर पर सेकंड भी हुई, तो भी ये हल्का सा आगे चला जाएगा, और हल्का सा आगे गया तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो से हल्की सी ज्यादा होनी चाहिए। फिर जीरो हुई तो बेटा ये यही रहेगा, है ना? तो जीरो से हल्की सी ज्यादा हुई तो ये हल्का सा आगे जाएगा तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब मेरे पास कंडीशन मिल गई कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो से हल्की सी ज्यादा होनी चाहिए, और हमको ये बात पता है कि कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम उसको जीरो ले सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? KI plus UI it is equals to KF plus UF. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu मिनिमम का स्क्वायर, इसका मास हमारे पास m है, इसकी जो लेंथ है वो है m। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी जीरो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना ऊपर गया, 2L, तो mg इंटू 2L, तो m से m गया, u मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √4gm। तो इन केसेस में जो हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए √4gm। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। इन केसेस में √5gl और स्ट्रिंग वाले केस में हमको इन केसेस में √4gl और स्ट्रिंग वाले केसेस में हमको √5gl वेलोसिटी चाहिए। ओके, चलिए इसके बेसिस पे दो सवाल कर लेते हैं जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। क्या बोला है, एट पॉइंट वन कौन सा है, ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट जो है ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है। और क्या बोला है कि एक एन्युलर रिंग दी है जिसका रेडियस आपके पास r है, जिसका मास आपके पास m है, और इसको मैंने इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दी √9/2 gr। तो मुझसे सवाल में ये बात पूछी है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे
स्पीड क्या होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा और नॉर्मल क्या होगा। चलिए देखते हैं किस तरीके से हम निकालेंगे। अगेन वही बात, इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी पता है, इस पॉइंट पे मुझे निकालनी है, तो हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, Ki plus Ui, it is equals to Kf plus Uf. Initial kinetic energy 1/2 m into u square, u की वैल्यू कितनी है 9/2 gr रूट का, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9/2 g into r। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स से ये जो पॉइंट है डाउनवर्ड वाला, इसको मैंने माना जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट, विच इज आवर रेफरेंस पॉइंट। ओके, चलिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, लेट्स से जब पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसके पास स्पीड है v, तो 1/2 m into v स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना ऊपर गया 2r, तो ये हो जाएगा mg into 2r। m से m और ये m गया, ये बना 9/4 gr, ये इस तरफ आएगा तो ये बनेगा 2gr विच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय 2। तो ये बन जाएगा 9 minus 8 is gr divided by 4, it is equals to v square by 2। 2 ones are 2 twos are, यहां से जो स्पीड आई वो आई रूट gr by 2। स्पीड मेरे पास आ गई रूट gr by 2। नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना, दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना, तो वो होता है v स्क्वायर बाय 2। तो v स्क्वायर बोले तो gr डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, सॉरी v स्क्वायर बाय r। तो ये हो गया r, r से r गया तो ये आ जाएगा g बाय 2। कोई डायरेक्शन पूछ ले तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रेडियल डायरेक्शन में होगा, तो AC हमारे पास इस डायरेक्शन। नेक्स्ट मुझसे पूछा है AT, AT बोले तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अगर आप गौर से देखो तो इस पॉइंट के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, यस और नो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, ये पहले कहा था नीचे वाली सरफेस के ऊपर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल लगेगा और इस तरफ इसकी जो स्पीड है वो है v। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा n प्लस mg, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो होगा n प्लस mg। बट टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, नॉर्मल निकालना। तो नॉर्मल कैसे निकलेगा, बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर बाय r। तो फोर्थ पार्ट के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, n प्लस mg इट इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। v की वैल्यू कितनी आई थी, रूट gr बाय 2, तो n प्लस mg इट इज इक्वल्स टू m इंटू gr बाय 2, और ये एक r इससे ये गया तो ये इस तरफ जाएगा, तो नॉर्मल की वैल्यू आएगी माइनस mg बाय 2। सर ये नॉर्मल नेगेटिव आया, इसका क्या मतलब, नॉर्मल नेगेटिव आया मतलब ये जो बॉल थी पहले नीचे वाली मतलब आउटर वाली सरफेस के ऊपर थी, ऊपर जाते 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 इसने नॉर्मल कब का जीरो कर दिया, और कब का जीरो कर दिया तो ये नीचे वाली सरफेस पे आएगी, और नीचे वाली सरफेस के ऊपर आएगी तो नॉर्मल का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी mv स्क्वायर बाय r प्लस n, क्या बनेगी mv स्क्वायर बाय r प्लस n, इट शुड बी इक्वल्स टू mg। तो n की वैल्यू हो जाएगी mg माइनस mv स्क्वायर।
v स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी आर बाय 2 इंटू आर, तो नॉर्मल जो आएगा वो आएगा एम जी बाय 2। तो इस नेगेटिव नॉर्मल का मतलब क्या है कि ये ऊपर वाली सरफेस छूट चुकी है और नीचे वाली सरफेस के ऊपर बॉल आ चुकी है और इस बार नॉर्मल ऊपर की तरफ लगेगा और आना भी चाहिए। क्यों आना चाहिए कि अगर आप इसको वेलोसिटी √5 GR से कम दोगे, अंदर वाला सरफेस हटा दो, अंदर वाला सरफेस हटा दो, अगर इसको √5 GR से कम दोगे तो उससे पहले ही नॉर्मल 0 हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या था कि नॉर्मल 0 होने के बाद बाहर वाला सरफेस छोड़ा तो अंदर वाले सरफेस ने पकड़ लिया और अब नॉर्मल ऐसे लगने लग गया, इसके पास वेलोसिटी इधर थी तो इसने पूरा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर लिया। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू और आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि दोनों में आंसर अलग अलग क्यों आए। फॉर एग्जाम्पल अगर अंदर वाली रिंग नहीं होती तो ये पहले वाला केस बन जाता, तो यहाँ पे कहीं पे ये सर्कल को छोड़ता तो अंदर की तरफ आ जाता, कोई इसको सपोर्ट करने वाला नहीं था। इस बार सपोर्ट करने वाला है, इसने नॉर्मल लगाया ऐसे और इसके पास वेलोसिटी तो थी सही, वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, वेलोसिटी तो थी लेकिन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था ताकि सर्कुलर मोशन पूरा करे। इस बार सपोर्ट करने के लिए अंदर वाली रिंग आ गई, अंदर वाली रिंग आ गई तो क्या होगा, कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो यहाँ पे आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट होता है और यहीं पे आपका सर्कुलर मोशन चैप्टर कंप्लीट होता है। याद रखना हर चैप्टर के लिए ये बात लागू है कि आपको जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है, जो भी लेक्चर्स आपको करवाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ जेईई मेंस के सवाल भी हाथों हाथ लगाने हैं, वो भी इसी लेक्चर का पार्ट है। मैं लेक्चर्स में जेईई मेंस के पीवाईक्यू नहीं करवाता हूं, क्यों, क्योंकि उसकी अलग से सीरीज चला रखी है, तो इसके साथ साथ आपको जेईई मेंस के सवाल भी लगाने हैं जिसकी सीरीज चल रही है ना, तो वो भी इसी लेक्चर का पार्ट है, तब जाके आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ओके, तो अब इसके बाद जेईई मेंस और नीट के पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।